हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो अनुनादी संरचनाएं या इंग्लिश में कभी कहीं देखो आप लोग तो इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं बच्चों? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, अनुनादी संरचनाएं समान होती हैं। जैसे कि हमने ये बनाया, ठीक है, तो ये फॉर्मेट आयन है। ये क्या है? फॉर्मेट आयन है। इसकी हमने यदि अनुनादी संरचना बनाई तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। और ये दोनों अनुनादी संरचनाओं में स्थायित्व, बंध ऊर्जा सब कुछ समान है। ठीक है, सारे गुण समान है। एक पाई बंद यहां है, एक पाई बंद यहां है, एक लोन पे एक माइनस यहां पे, एक माइनस यहां पर है। तो ये समान संरचनाएं हैं। और अगर कोई पूछता है कि पी और क्यू के स्थायित्व की तुलना कर सकते हो, तो उत्तर है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का स्थायित्व समान होगा। पी का स्थायित्व और क्यू का स्थायित्व बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का स्थायित्व समान होगा। लेकिन कई बार ऐसी संरचनाएं आती हैं जिनमें, जैसे मान लो कि इसके लिए हम अनुनादी संरचना बनाते हैं, तो हमने केस भी बनाया था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऋणात्मक आवेश। तो इसके लिए यदि हम बनाते हैं तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो ये दोनों संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं हैं, लेकिन ये दोनों संरचनाएं असमान संरचनाएं हैं। क्या है? असमान संरचनाएं हैं। इनमें ऋणावेश O पर है और इसमें कार्बन पर है। दोनों का स्थायित्व समान नहीं है, दोनों का प्रतिशत भी अलग अलग होगा। जो ज्यादा स्थायी होगा उसका अनुनादी संकर में प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो काम हमें करना है वो करना है अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना करना हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अनुनादी संरचनाएं दी जाएं, क्योंकि सिग्मा बंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परमाणुओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बदलती क्या है? बदलती है पाई बंध, बदलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 अनुनादी संरचनाएं हैं। और सबसे पहले, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप पाई बंध की काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आप काउंटिंग कर लीजिए। और जो स्थायित्व है वो क्या होगा? ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसके? पाई बंध की संख्या के। तो समानुपाती है किसके? पाई बंध की संख्या के। ठीक है, पाई बंध की संख्या यदि बढ़ेगी तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। जैसे कि अगर अपन इन तीनों में तुलना करते हैं तो P और Q में हम तुलना कर सकते हैं। P में 1 पाई बंध है, Q में 0 पाई बंध है। तो सबसे कम स्थायी इन तीनों में से Q है। R में भी देखो 1 पाई बंध है, लेकिन Q में 0 पाई बंध है, सबसे कम स्थायी Q है। ठीक है, दूसरी बात, यदि पाई बंध की संख्या बराबर आ जाए, तो हम क्या देखेंगे? जो स्थायित्व है विषमानुपाती होगा नए आवेश के। ठीक है, जैसे यहां पर इन दोनों में कोई फॉर्मल चार्ज या आवेश नहीं है। यहां पर देखो एक नया आवेश आ गया, एक धनावेश, एक ऋणावेश। यहां पे देखो एक धनावेश, एक ऋणावेश आ गया। तो बच्चों P में कोई आवेश नहीं है। P अधिक स्थायी है किससे? R से। हालांकि दोनों में एक एक पाई बंध है। तो यदि पाई बंध बराबर हो जाएं
तो आप क्या तुलना करोगे? आवेश से तुलना करोगे। जिसमें आवेश अधिक है, ठीक है, उसमें स्थायित्व कम हो जाता है। जैसे इसमें एक धनावेश एक ऋणावेश अतिरिक्त है P से, इसलिए P अधिक स्थायी होगा और R कम स्थायी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। मान लीजिए कि हमें ऐसी कोई संरचना बनाने के लिए दी जाए, ठीक है, तो बोरॉन के पास रिक्त कक्षक है और इस प्रकार से हमें बनानी है संरचना बनाने के लिए कुछ इस तरीके से काम किया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से अनुनादी संरचना बनाई गई, ठीक है, और बोरॉन पर क्या आ गया? फॉर्मल प्लस माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप दोनों ही संरचनाओं में पाई बंध समान है, ठीक है, इसमें भी एक पाई बंध है और इसमें भी एक पाई बंध है, तो पाई बंध दोनों में क्या है? समान है। पाई बंध दोनों में क्या है? समान है। दूसरी बात, ठीक है, अगर इसमें आवेश की बात की जाए तो एक ऋणावेश यहां है, एक ऋणावेश यहां है, वो भी समान है। लेकिन बच्चों यहां बोरॉन का जो अष्टक है वो अपूर्ण है, ठीक है, अष्टक पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। और यहां पर बोरॉन का अष्टक पूर्ण है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक बार चेक करो, 2 4 6 8, यहां पे देखो 2 4 6 है, तो जो स्थायित्व है वो समानुपाती होता है, ठीक है। अधिकतम परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो तब, अधिकतम मैक्सिमम परमाणुओं का, ठीक है, एटम्स का पूर्ण अष्टक, पूर्ण ऑक्टेट, पूर्ण अष्टक, तो उसके समानुपाती होगा। इन दोनों में अष्टक अपूर्ण है बोरॉन का, तो पी और क्यू संरचना में से पी संरचना कम स्थायी होगी और क्यू संरचना अधिक स्थायी होगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीसरे, ठीक है, रूल पे जाना है। सबसे पहले पाईबंध, फिर हमने देखना आवेश, फिर हमने देखना है अष्टक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगर हमारे पास ये दिया हुआ है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो H और एक अनुनादी संरचना ये बनाई हुई है, तो ये दो अनुनादी संरचनाएं हैं, इन दोनों में पाई बंध की संख्या बराबर है, ऋणावेश दोनों में एक एक है, -1 आवेश है। तो फिर हम कैसे निर्धारित करें बच्चों? फोर्थ पोजीशन पर आता है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो स्थायित्व समानुपाती होता है, अगर ऋणावेश है तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर अधिक स्थायी होगा और धनावेश है तो कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर अधिक स्थायी होगा, ठीक है। तो ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश, ठीक है, अधिक स्थायी होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता, मैंने बोला था आगे लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और धनावेश पॉजिटिव चार्ज अधिक स्थायी, ठीक है, कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर, ठीक है। तो यहां ऋणावेश है और ऑक्सीजन और कार्बन में से विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन परमाणु की बच्चों अधिक है और हम ये बोल सकते हैं कि O का स्थायित्व अधिक होगा, P और Q में से अधिक स्थायी होगा Q, ठीक है, P और Q में से अधिक स्थायी होगा Q। लेकिन बच्चों इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे हम आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो त्रिज्या है, रेडियस जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता है, ठीक है, रेडियस बढ़ता है, और अगर रेडियस बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ता है, तो ऋणावेश का स्थायित्व बढ़ जाता है या आवेश का स्थायित्व बढ़ जाता है, आवेश अधिक स्थायी होते हैं। इसका क्या कारण है बच्चों? सबसे अधिक त्रिज्या किसकी है? सबसे अधिक त्रिज्या पृथ्वी की है, तो जितना भी जो अतिरिक्त आवेश होता है वो सब पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। तो आवेश अनुपात आयतन सबसे कम होना चाहिए,
जिसमें आयतन अधिक है, जिसमें त्रिज्या अधिक है, उसमें आयतन अधिक है, और जिसमें आयतन अधिक है वहां पर आवेश अधिक स्थायी होता है। तो ये जो नियम है ये तब एप्लीकेबल है जब हम इस दिशा में जा रहे हैं आवर्त सारणी में, विद्युत ऋणात्मकता वाला रूल तब लगता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए O माइनस और इसका अनुनादी संरचना इसकी S माइनस, तो इन दोनों में O माइनस और S माइनस में S की त्रिज्या अधिक है और इस पर ऋण आवेश अधिक होगा, और इन दोनों में R और S में अधिक स्थायी बच्चों S होगा। बट सामान्यतः क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए नियम भी ऐसे बना हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, त्रिज्या बढ़ रही है, तो आवेश का स्थायित्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश अनुपात आयतन, ठीक है, आवेश अनुपात आयतन का मान घट जाएगा। ठीक है, तो जितना अधिक आयतन उतना ही उस पर आवेश का स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। ठीक है, 5th पॉइंट की बात करते हैं। जैसे हमने फिनॉल संरचना के लिए हमने अनुनादी संरचना, फिनॉल के लिए अनुनादी संरचना बनाई थी। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आवेश आ गया, O पे धनावेश आ गया, कार्बन पर ऋणावेश आ गया, और एक अनुनादी संरचना बनाते हैं, कुछ ऐसी बन जाएगी। यहां पर O पर धनावेश आ जाएगा, कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा। अब बात को ध्यान से सुनो, यहां पर ये तो क्या है, इसमें तो कोई आवेश नहीं, उदासीन है। Q में भी आवेश है, R में भी आवेश है, दोनों में O पर धनावेश है, दोनों में कार्बन पर ऋणावेश है, तो कोई और नियम चलेगा नहीं। इनमें सब में पाई1 समान, इन सब में ऋणावेश कार्बन पर, इन सब में धनावेश ऑक्सीजन पर, तो कोई नियम काम नहीं करेगा। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो ओपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ये अधिक स्थायी होंगे जब ये पास में होंगे। ठीक है, पास में होंगे, अधिक स्थायी होंगे। तो विपरीत आवेश कब स्थायी होंगे? जब वो नजदीक होंगे। ठीक है, पास में होंगे जब उनमें दूरियां कम होंगी। और धनावेश प्रतिकर्षण करेंगे, ऋणावेश प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये अधिक स्थायी होंगे जब दूरी अधिक होगी। अधिक दूरी पर अधिक स्थायी होंगे। ठीक है, अधिक दूरी पर अधिक स्थायी होंगे। अब यहां पे देखो विपरीत आवेश है। एक बात तो पक्की हो गई कि इन तीनों में से सबसे अधिक स्थायी है, P, क्योंकि इस पे कोई आवेश ही नहीं है। और Q और R में विपरीत आवेश है, एक धनावेश ऋणावेश, तो यहां पर दूरी कम है और आकर्षण अधिक होगा। Q का स्थायित्व अधिक है, और यहां पर दूरियां बढ़ गई विपरीत आवेश में, तो R का स्थायित्व बच्चों कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि ये एक अनुनादी संरचना है और ये दूसरी अनुनादी संरचना है, इन दोनों में धन धन आवेश है। ठीक है, अब ये धनावेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछे कि इनमें R और S में से, इनमें W और Z में से कौन अधिक स्थायी है, तो उत्तर आएगा W, क्योंकि दोनों धनावेश नजदीक आ गए और इनमें प्रतिकर्षण बल बढ़ गया और स्थायित्व कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं बच्चों 6th पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी कोई अनुनादी संरचना है, और इन दोनों अनुनादी संरचनाओं में एक एक पाई बंद है, एक एक धनावेश है, और कोई और नियम विपरीत आवेश वाला भी नहीं चल रहा है, समान आवेश वाला चल नहीं रहा है, विद्युत ऋणात्मकता वाला भी नहीं चल रहा है, कोई नियम नहीं चल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि बच्चों जो धनावेश है, ये धनावेश है मतलब कार्ब धनायन है। ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है, ये 3 डिग्री कार्ब धनायन है। और यदि हम स्थायित्व की तुलना करें, तो धनायन के लिए सबसे अधिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यही चीज मुक्त मूलक के लिए भी होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कार्ब धनायन के लिए
और मुक्त मूलक के लिए ये क्रम रहेगा। और यदि कार्ब ऋणायन है, ठीक है, कार्ब ऋणायन है, तो ये क्रम रहेगा सबसे अधिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, इन दोनों में करें तुलना, तो अधिक स्थायी होगा P और Q में से Q। वैसे भी आप देख के भी बना लोगे, यहां पे देखो प्लस आई अधिक है और कार्ब धनायन का स्थायित्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न अगर कार्ब ऋणायन के लिए पूछा जाए, मान लो कि ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, एक ये अनुनादी संरचना और एक ये अनुनादी संरचना, तो इन दोनों के लिए यदि पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ऐसे में क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर आप जानते ही हो कि आर और एस में से आर का स्थायित्व तो बच्चों अधिक होगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो नीट में, जेईई मेंस में आ सकती हैं काम में, और बहुत जरूरी है, ठीक है। हम दिन रात पढ़ाते रहते हैं दोनों, तो बाद कई बार जेईई मेन, कई बार नीट निकल जाता है। कॉन्सेप्ट बच्चों सब समान ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ्राइस रूल, ठीक है, ये फ्राइस का नियम है, फ्राइस, ठीक है, रूल या फ्राइस का नियम। तो इसके अनुसार कई बार संरचनाओं में बेंजीन दिखाई देता है, लाइक दिस, और कई बार संरचनाओं में, अनुनादी संरचनाओं में पूर्ण रूप से बेंजीन संरचना दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इनको बेंजीनॉइड संरचना कहा जाता है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इन दोनों संरचनाओं को, ये अनुनादी संरचनाएं हैं, और ये अनुनादी संरचनाएं नैप्थलीन की संरचनाएं, किसकी है, नैप्थलीन की, किसकी संरचनाएं हैं, नैप्थलीन की। अब इन संरचनाओं में ध्यान से देखिए, बेंजीन में, मतलब इसमें एक बेंजीन लेफ्ट में और एक बेंजीन राइट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ऐसे सोचो ये बेंजीन है, ऐसे सोचो ये भी बेंजीन है, ठीक है, दो बेंजीन दिखाई दे रहे हैं। और इसमें देखो, इसमें एक लेफ्ट में बेंजीन दिखाई दे रहा है और राइट में टूटी फूटी बेंजीन दिखाई दे रही है। मतलब ये तो बेंजीन दिखाई दे रही है, मगर ये टूटी फूटी बेंजीन दिखाई दे रही है। इसमें दो पूर्ण संपूर्ण बेंजीन है और इसमें एक संपूर्ण, एक टूटी फूटी बेंजीन है। तो फ्राई ये कहता है, फ्राई ने ये कहा कि जो स्थायित्व है वो समानुपाती है, ठीक है, बेंजीनोइड संरचनाओं के। अब आप बोलोगे बेंजीनोइड संरचनाएं क्या है? बेंजीन जैसी दिखने वाली संरचना, ये देखो बेंजीन जैसा दिख रहा है, ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, इनको बेंजीनोइड कहा जाता है। कभी ऐसा आ जाए, हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाए बेंजीनाइड, तो ध्यान रखना इन दोनों में ज्यादा स्थायी होगा P, क्योंकि इसमें अधिक बेंजीनोइड संरचनाएं हैं, ठीक है। तो P का जो स्थायित्व है वो अधिक होगा क्योंकि इसमें अधिक बेंजीनोइड संरचनाएं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्रम है और हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्राइस रूल, ठीक है, फ्राइस रूल। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा, अब जो हमने देखा कि यार अनुनादी संरचनाओं को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक समान और एक असमान। असमान में हम स्थायित्व की तुलना कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं जो अनुनादी संरचनाओं में काम में आता है, और वो है इसका एरोमेटिक गुण, एरोमेटिक गुण। मेरे ख्याल से बच्चों आप हिंदी पढ़ने तो आए नहीं हैं, पढ़ने तो केमिस्ट्री आए हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक गुण क्या होता है इसके बारे में हमें बात करनी है, और वो समझना है कि भैया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों एरोमेटिक एक विशेष गुण होता है जो केवल और केवल, ठीक है, वलय संरचनाओं में होता है, ठीक है, जो चक्रीय होती हैं उनमें होता है। और ऐसी चक्रीय संरचनाएं जिनमें अनुनाद, प्रत्येक परमाणु जो चक्र को या जो वलय को पूर्ण कर रहा है, अनुनाद में भाग लेना चाहिए। और क्या गुण होने चाहिए वो हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे जो अणु होते हैं वो सुगंधित होते हैं, तो पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि बच्चों ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो सुगंध लेकर के तो पहचान नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ गुणों के आधार पर पहचानते हैं और क्या गुण है वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स में पहचानने के लिए सबसे पहले ये होने चाहिए साइक्लिक, चक्रीय, ठीक है। दूसरी बात ये होने चाहिए समतलीय, प्लेनर, ठीक है, समतल में होने चाहिए। प्रत्येक परमाणु जो अनुनाद में भाग ले रहा है, जो चक्र को पूर्ण कर रहा है, वो समतल में होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ये होने चाहिए कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है वलय पूर्ण करने वाले परमाणु, ठीक है, वलय पूर्ण करने वाले परमाणु, ठीक है, अनुनाद करने चाहिए, अनुनादित होने चाहिए, ठीक है। और चौथा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हकल्स रूल, ठीक है, हकल्स रूल कहते हैं। और हकल्स रूल के अनुसार इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, हकल्स का नियम, हकल्स रूल या हकल्स का नियम, ठीक है। यहां पर जो n का मान है ये हो सकता है 0, तो अगर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान हो सकता है 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान हो सकता है 2 तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n का मान हो सकता है 3 तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो ऐसे अणुओं को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। इसका एक बहुत साधारण सा सिंपल सा उदाहरण है और वो है बेंजीन। तो साधारण सा सिंपल सा उदाहरण क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन चक्रीय है, ठीक है। सारे के सारे परमाणु जो चक्र बना रहे हैं वो sp2 संकरित है, और क्योंकि sp2 संकरित है तो ये क्या है, समतलीय भी है, ठीक है, समतलीय भी है। और वलय पूर्ण करने वाले परमाणु क्या है, अनुनादी संरचनाएं बना भी रहे हैं, ठीक है। कैसे, मैंने आपको सिखाया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसमें अगर ये सारे अनुनादी संरचनाएं बना रहे हैं तो कुल इलेक्ट्रॉन जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं, जिनको कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, जो अनुनाद में भाग ले रहे हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने होंगे, 2 + 2 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसी संरचनाओं को हम कहते हैं एरोमेटिक संरचनाएं। क्या कहते हैं बच्चों, एरोमेटिक संरचनाएं कहते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक यौगिकों की खास बात है, इनके गुण हैं, इसे पहचान सकते हैं हम, और इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों को पहचाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो दूसरे प्रकार की संरचनाएं होती हैं वो होती है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक संरचनाएं। तो एंटी एरोमेटिक संरचनाओं को कैसे पहचानते हैं। एंटी एरोमेटिक संरचनाओं में भी सबसे पहली बात, प्रत्येक परमाणु क्या होना चाहिए, प्रत्येक परमाणु या सबसे पहली बात जो यौगिक है वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब चक्रीय। दूसरी बात, प्लेनर होना चाहिए, सारे परमाणु जो चक्र बना रहे हैं वो प्लेनर होना चाहिए या समतल में होने चाहिए। तीसरी बात, सारे परमाणु जो चक्र बना रहे हैं वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि अनुनादित होने चाहिए। अब मैंने आपको बता ही दिया कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। और इनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पर अगर बच्चों n का मान 1 रख देते हैं तो यह आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान अगर 2 रख देते हैं तो आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान 3 रख देते हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 रख देते हैं तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनती हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसको कॉपी करो। तो एंटी एरोमेटिक में क्या देखोगे आप, जैसे मान लो ये अणु दिया जाए, तो इसमें देखो ये वलय है, ठीक है, चक्रीय तो है। इसमें क्या है, 2 पाई बंद है, ठीक है, मान लो ऐसा दिया जाए तो ये चक्रीय है, मतलब साइक्लिक तो है। सारे कार्बन परमाणु sp2 संकरित हैं,
और sp2 संकरित है तो समतलीय भी है। ठीक है, ये क्या है? समतलीय मतलब प्लेनर है। और देखो अनुनाद हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अनुनादी संरचनाएं भी हैं। ठीक है, सारे अनुनादित भी हैं मतलब कॉन्जुगेटेड भी हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो अनुनाद में भाग ले रहे होते हैं वो कहे जाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे 4 की रिंग हमने बनाई तो ये p, ये p, ये p, ये p, ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद में भाग लेंगे, और भाग लेंगे तो ये कहलाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है, यहां पर जो संख्या है वो 4 है, और 4 है तो ऐसी संरचना को कहते हैं हम एंटी एरोमेटिक संरचना। क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक संरचना। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बात ठीक है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन समझने के लिए अच्छा रहेगा, एग्जाम में पूछ नहीं जाएगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेंजीन हमने बनाया तो बेंजीन में कार्बन सारे समतलीय हैं, इनके पास जो पी कक्षक हैं, जो असंकरित हैं, जो इस तल के लंबवत हैं, वो सारे पी कक्षक एक दूसरे के समांतर हैं। ये हमने देखा था अनुनादी संरचनाएं बनाते वक्त। तो क्योंकि ये समांतर हैं तो ये आपस में क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अणु कक्षक बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा इस प्रकार से इस क्रम में रहती है। ठीक है, तो ये है आपका MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD। ठीक है, यहां आणविक कक्षक, ठीक है, डायग्राम, आणविक कक्षक डायग्राम। अब मान लो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको युग्मित करेगा। तो 2 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये युग्मित होगा, और युग्मित अगर होगा तो इनको बोलते हैं हम एरोमेटिक संरचनाएं। 3 होगा तो कुछ नहीं, 4 होगा तो 2 अयुग्मित होंगे, 2 अयुग्मित होंगे। ठीक है, 2 अयुग्मित होंगे तो ऐसी संरचनाओं को हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक संरचनाएं। ये अस्थायी होती हैं एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पहली स्थिति कहां पर आई? 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर या 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर आई। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन यहां, 6ठा यहां, अब फिर से युग्मित हो गए, तो ये एरोमेटिक बना लेगा। 7वां इलेक्ट्रॉन यहां, 8वां यहां, ठीक है, तो फिर से अयुग्मित हो गए तो 8 पर एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। 9 यहां, 10 यहां, तो 10 पर फिर से एरोमेटिक आ जाएगा, 12 पर फिर से एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। तो यहां से जो सूत्र बना वो बना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बना, और यहां से बच्चों जो सूत्र बना वो बना 4n पाई इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, तो ये सूत्रों के आधार पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम पहचानते हैं। और बच्चों ऐसे यौगिक जो इन दोनों में नहीं आते हैं, मतलब वलय ही नहीं है, ओपन चेन है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर वलय है लेकिन अनुनादी नहीं है, जैसे मान लो यहां पर ये कार्बन ऐसे ही छोड़ दिए तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ने पड़ेंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका संकरण sp3 होगा, इसका संकरण भी sp3 होगा। इसका मतलब ये अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है। तो ऐसी संरचनाओं को कहा जाता है नॉन एरोमेटिक। मतलब इन्होंने एरोमेटिक बनाया ही नहीं, ना एरोमेटिक बनाया ना एंटी एरोमेटिक बनाया। और स्थायित्व का जो क्रम है, सबसे अधिक स्थायी अगर होते हैं तो वो होते हैं एरोमेटिक, फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्थायी होते हैं वो होते हैं बच्चों एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो यहां पर तीनों की हम तुलना कर सकते हैं स्थायित्व की। सबसे अधिक स्थायी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर होते हैं बच्चों एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये जो बात मैंने सिखाई, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानना है, एरोमेटिक कैसे पहचानना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन बच्चों किसी भी एग्जाम में पूछा ना, जेईई ना नीट, किसी में भी पूछा नहीं जाता है। फिर भी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि यार ये संख्या आई कहां से, 2, 6 कैसे आई। सबसे कम ऊर्जा इसकी, सबसे अधिक स्थायित्व इसका, सबसे पहले ये भरा जाएगा। इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं समान है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर इनमें युग्मन स्टार्ट होगा। इनको बोलते हैं हम MOD,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या बोलते हैं आणविक कक्षक डायग्राम। नहीं भी समझ में आया है तो ध्यान रखना, फिर आप नंबर से ही कर लेना। और स्थायित्व का क्रम जरूर ध्यान रखना, सबसे अधिक स्थायी एरोमेटिक, सबसे कम स्थायी नॉन एंटी एरोमेटिक, और नॉन बच्चों बीच में होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं और इन प्रश्नों को करना है सॉल्व। आपको पहचानना है कि ये अणु क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। छोटे छोटे उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो इन चारों के लिए जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो क्या दिमाग में रखा जाएगा? ठीक है, सबसे पहले जो दिमाग में रखा जाएगा कि भैया साइक्लिक है कि नहीं है, मतलब वलय बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर दूसरा समतलीय है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं है। फिर तीसरा कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, सभी अनुनाद में सभी परमाणु जो वलय पूर्ण कर रहे हैं वो अनुनाद में भाग ले रहे हैं कि नहीं। फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं और फिर इसका रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, अनुनाद तो है, वलय तो है, अनुनाद भी है, डबल सिंगल डबल, लेकिन एक परमाणु यहां पर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये sp3 संकरित हो गया, और sp3 संकरित होने से इसके अंदर अनुनाद नहीं हो सकता है, कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, और इसीलिए यहीं पर हम रिजल्ट लिख देते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन में ये वलय है। ठीक है, दूसरी बात डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, अनुनादी संरचनाएं भी बना रहा है, मतलब समतलीय भी है और अनुनादी संरचनाएं भी बना रहा है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर इस पर है मैंने आपको बताया था। ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ये अनुनाद में भाग ले रहा है। देखो हम इसकी अनुनादी संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं, हमने बनाई थी ट्रिक लगा के। तो 1 2 के बीच में डबल, 3 पे लोन पेयर, और अगर अनुनाद में भाग ले रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म को कहा जाता है डीलोकेलाइज्ड। इसका स्थानांतरण हो सकता है, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। और अगर ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, अनुनाद में भाग ले रहा है, तो इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में जोड़ा जाएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन में जोड़ा जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 2 2 4, और इसको भी जोड़ा जाएगा तो यहां हो जाएंगे बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ इसका जो नेचर आ जाएगा सेकेंड का, वो आ जाएगा बच्चों एरोमेटिक नेचर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं, और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर को हमें पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करना। देखो अनुनाद में चला गया तो ये लोन पेयर कभी यहां है, कभी यहां है, फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, ये अनुनादी संरचनाओं में भाग ले रहा है, और ऐसे में इसको पाई इलेक्ट्रॉन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और इसको समझो बात को कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ध्यान दो, जैसे कि हमने 5 की रिंग बनाई, वलय बनाया, तो पी कक्षक पी कक्षक पी कक्षक पी कक्षक सारे समांतर हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे पी कक्षक जो आपस में समांतर हैं, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे 6 हो जाएंगे, और इसका जो गुण है वो होगा एरोमेटिक गुण। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, मैंने यहां पर कुछ लिखा था या नहीं लिखा था मुझे नहीं पता, यहां धनावेश ले रहा हूं मैं, यहां ले रहा हूं धनावेश। ठीक है, अब करो, ये साइक्लिक है, वलय तो है ही, समतलीय भी है। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं बना रहा है, देखो 1 2 3 भाग ले रहा है अनुनाद में। ठीक है, तो अनुनादी संरचनाएं बना रहा है, कॉन्जुगेटेड मतलब अनुनादी संरचना बना रहा है, लेकिन 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 इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये हैं और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं, मतलब कुल मिलाकर के 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो गुण होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक गुण। क्या होगा बच्चों? एंटी एरोमेटिक गुण होगा। ये ध्यान रखना, इसमें एंटी एरोमेटिक गुण होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चों हमको पहचानना है। इसके बाद देखो, ये भी वलय है, ये भी समतलीय है, ये भी कॉन्जुगेटेड है, अनुनाद में भाग ले रहे हैं, सारे परमाणु अनुनाद में भाग ले रहे हैं। आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बना करके भी देख सकते हो, मैंने इसीलिए पहले अनुनादी संरचनाएं बनाना सिखाया था। और ये फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे 5,
और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ बच्चों ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, और इसे बोलेंगे हम नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे पहचानना है आपको। छोटे से 3-4 क्वेश्चंस मैंने कराए, 3-4 क्वेश्चंस बच्चों में और कराता हूं, थोड़ा सा लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर यौगिक या आयन लिख रहा हूं। 5वें नंबर पर मैं ले रहा हूं ये साइक्लोप्रोपीन, 6ठे नंबर पर ले रहा हूं धनायन इसका, 7वें नंबर पर ले रहा हूं इसका मुक्तमूलक, 8वें नंबर पर ले रहा हूं इसका ऋणायन, ठीक है बच्चों। तो उत्तर आपको देना है। क्या चेक करोगे? पहले साइक्लिक चेक करोगे, प्लेनर चेक करोगे, ठीक है। क्या चेक करोगे? अति संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित करता है या नहीं, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। संयुग्मन प्रभाव, और अति तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। संयुग्मन प्रभाव मतलब कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है और रिजल्ट क्या है। तो संयुग्मन है कि नहीं, समतलीय है कि नहीं, वलय बना रहे हैं कि नहीं, ये इससे फिर रिजल्ट है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये बच्चों आपको बताना है। जल्दी से इसको कंप्लीट करें, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन, ठीक है, साइक्लिक तो है, वलय तो बना रहा है, लेकिन संयुग्मन नहीं है इसमें। क्यों नहीं है संयुग्मन? क्यों? क्योंकि कार्बन sp3 संकरित है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है, तो रिजल्ट सीधा सीधा आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वलय है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। कैसे बनाओगे इसकी अनुनादी संरचना? कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और किस तरह से बनाओगे? कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन कितने? यही 2 हैं, यहां तो कोई लोन पेयर आया नहीं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वो होता है एरोमेटिक तंत्र। क्या होता है? एरोमेटिक सिस्टम होता है, एरोमेटिक तंत्र होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं हम, कई बार मैं इंग्लिश बोल जाता हूं, कई बार हिंदी में, लेकिन मेरे ख्याल समझ में आपको आ जाता होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब हमेशा ही हम, क्योंकि आपको भी इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, इंजीनियरिंग में, और अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको पढ़नी है। इसमें देखो साइक्लिक तंत्र है, समतलीय भी है, और अनुनादी संरचना है या संयुग्मन प्रभाव भी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब संयुग्मन, तो ये इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ये तो 2 हैं ही, और ये इलेक्ट्रॉन भी संयुग्मन तंत्र का भाग है। इसको बोलते हैं डिलोकेलाइज्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और 3 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने से इसका जो तंत्र है वो बन जाएगा नॉन एरोमेटिक तंत्र, ठीक है। नॉन एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है, ठीक है। यहां पर ये जो लोन पेयर है ये अनुनाद में संयुग्मन में भाग ले रहा है, इसे हमें काउंट करना पड़ेगा। 2 तो ये हो गए पाई, और ये भी भाग ले रहे हैं तो ये भी काउंट करने पड़ेंगे। तो टोटल यहां कुल कितने हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इसका गुण हो जाएगा, या ये हो जाएगा एरोमेटिक तंत्र, ठीक है। एरोमेटिक तंत्र बना लेगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से करने क्वेश्चन। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हेट्रोसाइक्लिक हैं। अभी तो हमने समचक्रीय देखे, अब हम देखेंगे बच्चों विषम चक्रीय, ठीक है, विषम चक्रीय। तो कुछ अणु में लिख रहा हूं, थोड़ा सोचो, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, बहुत साधारण क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे नाम मैंने कॉमन नेम में बताए थे या नहीं बताए थे, तो अब आप याद रखना। फ्यूरैन, इसका नाम है थायोफीन, ठीक है। इसका नाम है पीरिडीन। सबसे महत्वपूर्ण बात, पीरिडीन में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर उपस्थित है, ठीक है, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। लेकिन यह अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में या संयुग्मी तंत्र में नहीं जाएगा।
क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से पाई बंध उपस्थित है, तो ये लोन पेयर बाहर ही रहेगा। जो भी अनुनाद होगा वो पाई बंध की वजह से होगा और इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो ऐसे जो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे जो लोन पेयर होते हैं इनको कहा जाता है लोकेलाइज्ड, अपनी जगह से हिलते नहीं है, ठीक है, अपनी जगह पर रहते हैं। और ऐसे लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, हम अरोमेट, मतलब इसको हम संयुग्मी तंत्र में नहीं ले जाते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट भी नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर देखो 10th वाले क्वेश्चन में उदाहरण देखो आप, यहां पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है और यहां पर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ये संयुग्मन में या अनुनाद में भाग लेगा और अनुनाद में भाग लेगा तो इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, अनुनादी संरचनाएं बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो लोन पेयर है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डीलोकेलाइज्ड, अपनी स्थिति पर निश्चित नहीं रहता है, अनुनाद में भाग लेता है और जो अनुनाद में भाग लेता है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और जो अनुनाद में भाग नहीं लेता है वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये बहुत 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 जरूरी बात है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम फ्यूरान की, और जैसा फ्यूरान है वैसा ही थायोफीन भी है, बट ऑक्सीजन की जगह यहां पे हमने सल्फर लगा दिया है। अब ऑक्सीजन पर उपस्थित हैं दो लोन पेयर, इनमें से एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा और हम ये बोल सकते हैं कि ये संयुग्मी तंत्र बनाएगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब देखो दो में से एक भाग ले रहा है, यहां पे लोन पेयर आ गया, यहां प्लस आ गया। आप ध्यान से सोचिए इस बात को कि क्या आप दूसरा लोन पेयर भी अनुनाद में जा सकता है? नहीं जा सकता है। किसी परमाणु के पास यदि दो लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर अनुनाद में जाएगा, संयुग्मी तंत्र में जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाएगा? लोकेलाइज कहलाएगा। मतलब एक लोन पेयर क्या होगा? डीलोकेलाइज्ड, अनुनाद में भाग लेगा, और एक लोन पेयर क्या होगा? लोकेलाइज्ड, अनुनाद में भाग नहीं लेगा। आई बात समझ में? ये बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। तो जो डीलोकेलाइज्ड होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और जो लोकेलाइज्ड होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा आप कॉपी करो। ठीक है, इसको वीडियो को रोको और इसको करो बच्चों कॉपी, ताकि मैं अच्छे से आपको आगे पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो इसको करो कॉपी। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसके लिए अनुनादी संरचनाएं देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं हम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये सब जो लिखा है इसको मैं हटाता हूं। अब आपने समझ ही लिया कि पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हमें जोड़ने हैं और उसके आधार पर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कैसे बताना है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल ही दिया था लिखने के लिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम वापस से वही लिखते हैं, साइक्लिक, समतलीय मतलब प्लेनर, कॉन्जुगेटेड मतलब संयुग्मित, संयुग्मी तंत्र, और पाई इलेक्ट्रॉन, और फिर रिजल्ट। तो इसमें देखो ये समतलीय है और वलय भी है, संयुग्मी तंत्र भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो कितने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो 2 और ये 4 और एक 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इसका नेचर आ जाएगा या गुण आ जाएगा एरोमेटिक, या एरोमेटिक तंत्र होगा, एरोमेटिक तंत्र होगा। ठीक है, इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो देखो बात है ही, वलय है, समतलीय है, ठीक है, संयुग्मी तंत्र है, डबल सिंगल लोन पेयर। इसको काउंट करेंगे 2, 4 और 6, और 6 काउंट करेंगे तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका नेचर आ जाएगा एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक तंत्र होगा। फ्यूरान में देखो आप, फ्यूरान में एक वलय प्लेनर है, कॉन्जुगेट, ये तो बात हो ही गई। तो यहां डबल सिंगल लोन पेयर, कितने काउंट करेंगे? 2, 4, एक लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, बाकी सबको नहीं मानेंगे। तो एक ही लोन पेयर होगा जो संयुग्मी तंत्र में जाएगा, और यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये भी बच्चों हो जाएगा एरोमेटिक तंत्र, ये भी एरोमेटिक तंत्र हो जाएगा। थायोफीन में देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6,
तो यहां पर भी क्या है, वलय है, समतलीय है, संयुग्मी तंत्र है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसका नेचर भी क्या है, एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से बच्चों करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं और भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। तो बच्चों ये सब लिखो नोटबुक में। अब हम करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है, करते हैं स्टार्ट।